अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। आजकल बल्दियाती मामलात का ऐसा सिलसिला चला है जिसकी हवा रुकने का नाम नहीं ले रही। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बल्दियाती निज़ाम के हवाले से ही ज़्यादा बातचीत की जा रही है। साथ ही साथ बल्दियाती निज़ाम के हवाले से बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इस वक्त विफाक ने यानी कि इमरान खान ने पीटीआई ने एक बड़ा और मकबूल फैसला किया और बल्दियाती इंतखाबात करा दिए, जो कि एक मुश्किल तरीन फैसला था। लेकिन इस वक्त जो कारकर्दगी रही उसके बाद आने वाले रिजल्ट के बाद वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जनाब हमने बहुत साफ शफाफ इंतखाबात कराए हैं। इसका मतलब तो दो निकलते हैं कि साफ शफाफ इंतखाबात कराने की वजह से आप हारे हैं या वाकई आपकी कारकर्दगी ऐसी थी जिसकी वजह से आपको वोट नहीं पड़े हैं। साथ ही साथ अगर सिंध की बात कर लें, सिंध में इस वक्त बल्दियाती निज़ाम के हवाले से हलचल ये मची हुई है कि जो बल्दियाती तरमीमी बिल पेश किया गया है उसके हवाले से पीपल्स पार्टी का कहना है कि हम आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त जमात इस्लामी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जीडीए और जो दीगर इत्तेहाद है वो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ सरापे एहतजाज हैं। जबकि हमने ये देखा कि सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी ने भैंस लाकर बांध दी है। उनका इशारा ये था कि भैंस के आगे जैसे बीन बजाई जाती रहती है उसी तरीके से इस वक्त हुक्मरानों के सामने अपनी एहतजाज और जो बात कर रहे हैं उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी तरीके से एपीएमएसओ के तहत भी कल एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया और वहाँ पर भी मुख्तलिफ कायदीन आए और उन्होंने कहा कि इस काले कानून को हम नहीं मानते हैं। जबकि इस वक्त जो ये हलचल मची हुई है, जो हम देख रहे हैं बल्दियाती इदारों के हवाले से और जो तरामीम के हवाले से, कहीं आंधी की तरह उठने वाली ये जो हवा है और ये तूफान की तरह इस वक्त जो फैल चुकी है, गर्द की तरह अगर बैठ गई तो क्या होगा। इसको गर्द की तरह बैठने से बेहतर है कि इसको क्या बदला जा सकता है या अदालतों में जो चैलेंज कर दिया गया है इस वक्त वो चैलेंज होने के बाद किसी तरीके से ये बिल वापस हो सकता है। जबकि आज नासिर हुसैन शाह साहब ने, जो नईम साहब हैं, हाफिज नईम अमीर जमात इस्लामी कराची, उनको टेलीफोन किया है और उनसे चाय और कॉफ़ी के हवाले से कहा तो नईम साहब कहते हैं कि जनाब हम आ तो जाएंगे, चाय कॉफ़ी अपनी जगह, मगर क्या अवामी इशूज़ पे भी बात की जाएगी। ये तमाम मामलात ऐसे हैं जिसके ऊपर इस वक्त हलचल मची हुई है और लोग चाहते हैं कि किसी न किसी तरफ ये ऊंट अपनी करवट बैठ जाए, वरना इस वक्त जो हलचल है क्या उसके कोई नताइज बेहतर अवाम की नज़र में भी आएंगे या अवाम के लिए भी होंगे या नहीं। इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है माहिर तालीम है अख्तर आराइन साहब ने। अख्तर साहब आपको वेलकम करेंगे। जी शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपने हमें इनवाइट किया। जनाब अख्तर साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो मुख्तलिफ हालात हम देख रहे हैं, बल्दियाती निज़ाम एक ऐसा निज़ाम होता है जिससे अवाम मुस्तफ़ीद होते हैं। आज बारिश हुई और इस वक्त जो हलचल मची हुई है, शहर कराची के मुख्तलिफ मकामात पर पानी खड़ा हो चुका है। ये भी अगर बल्दियाती निज़ाम बेहतर होता, मौसर होता, तो शायद कि इस तरह के मसाइल का सामना ना करना पड़ता। क्या कहेंगे जनाब? जी बिल्कुल, कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसके मसाइल भी इसी तरह से बहुत बड़े हैं। जैसा कि कराची एक बहुत बड़ा शहर है पाकिस्तान का, तो अब यहाँ तक जो सिंध हुकूमत ने ये कोशिश की है कि इसको अपने कंट्रोल में किसी न किसी तरह से लिया जाए। उस लिहाज से अब जब जैसा कि आपने देखा कि जैसे ही कोर्स को चैलेंज कर दिया गया है तो उसमें बड़ी जो है वो हलचल मच गई है और सियासी हलकों में खास तौर पे पीपल्स पार्टी के तो ज़ाहिर चाय और कॉफी पे बुलाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि इस मामले को रफा दफा किया जाए। बात यह है कि इसके मसाइल ऐसे हल नहीं होते। आपने देखा कि पीटीआई ने भी एक वक्त में जो है वो बारिश के अंदर जाकर और अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की और सब लोगों ने अपना जो है मंजन बेचा और वो खोखले नारे और खोखली बातें और काम किसी ने नहीं किया। कराची शहर वो शहर है जिसके इतने ज्यादा अंडरग्राउंड मसाइल हैं। अंडरग्राउंड से मुराद ये है कि नालों के अंडरग्राउंड जो ड्रेनेज सिस्टम है, पीने का पानी है और बेशुमार मसाइल हैं। इन मसाइल को हल करने के लिए जो है वो नीयत साफ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बजट का मामला है, सिर्फ और सिर्फ पैसे का मामला है और इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर होता है कि इलेक्शन से पहले थोड़ा बहुत जो है दिखावा किया जाता है, तो दिखावे से काम होने वाला नहीं है। तो लिहाजा अब जो कराची शहर के ऊपर
आप जो है वो ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम काबिज हो जाएं। मैं काबिज लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि अगर तो आप डिलीवर करते होते, आपने सिंध सॉलिड आपके बल्दियात का महकमा आपके पास था, आप बहुत कुछ डिलीवर कर सकते थे, मगर आप डिलीवर करने में नाकाम हुए। अब आप जो कवानीन के अंदर तरमीम लेकर आए हैं वो कराची के हकूक पे डाका डालने के बिल्कुल बराबर लगता है। अवाम ये बात समझ रही है, मगर कौन कौन चाहता है इसको सॉल्व करना? आज तक किसी सियासी पार्टी ने सॉल्व नहीं किया। वो के जो नई पार्टी जिसने बहुत ज्यादा सीटें ली, पीटीआई, वो भी अभी तक नाकाम रही, कुछ डिलीवर नहीं किया। तो जरूर चंदा जरूर मांगा जब भी कराची पे, चाहे वो बारिशों में या कुछ भी मसाइल हुए, तो उन्होंने चंदा जरूर मांगा कि चंदा दीजिए ताकि हम कुछ काम कर सके, मगर उन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया। बिल्कुल। अच्छा अख्तर आरइन साहब, ये अबुल कलाम आजाद साहब की ही मैंने एक बात कोट की थी कि आंधी की तरह उठने वाले और तूफान की तरह छा जाने वाले गर्द की तरह बैठ जाते हैं, तो क्या ये गर्द की तरह जो बल्दियाती निज़ाम का बिल अदालतों में भी चैलेंज कर दिया गया है, बैठ जाएगा या कुछ आंधी तूफान की तरह कुछ हिलजुल भी करेगा? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की और सही रेफरेंस कोट किया। बिल्कुल लगता तो ये है कि ये मुश्किल में होगा, इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब तक स्टेक होल्डर से आप उस बिल में जो तरामीम दरकार हैं या जो चीजें करने वाली हैं उसको नहीं करेंगे, उसको एड्रेस नहीं करेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। ये इल्तवा में सकता है, इसमें डिले हो सकती है। तो देखा, ये आने वाला वक्त बताएगा कि हमारी कौमी सियासत जो है वो किस करवट बैठती है, जो कौन किसके अलाय हैं। यहाँ पर ये भी मामला है, कराची वाले जो हैं, जो कई सालों से जो है यहाँ पीपल्स पार्टी के साथ मिलके हुकूमत करते रहे और बल्दियाती इदारों पर भी एक तरह से हुकूमत करते रहे, मगर यह है कि वो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी हैं। तो अब ये देखा जाएगा, क्योंकि इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट भी बड़े परेशानी में आ गई है, जैसा कि अभी हाल ही में फॉरेन फंडिंग के मामलात आए हैं, तो बड़ी हलचल वहां भी मच गई है। तो ये डिपेंड करता है, ये डिले होता हुआ नजर आ रहा है। बल्दियाती जो बिल है इसको थोड़ा डिले होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये मैटर जब कोर्ट में जाएगा तो ये अंडरस्टूड है कि ये डिले होगा। जब तक डिले होगा तब तक ये है कि क्या हालात होंगे, क्या ये इलेक्शन हो पाएंगे टाइम पर, जो लोकल बल्दियाती इंतखाबात हैं क्या हो पाएंगे, क्या नहीं हो पाएंगे, तो ये आने वाली सियासी सूरत हाल पर डिपेंड करेगा। जी हाँ। अच्छा, ये जो इस वक्त सियासी सूरत हाल आप बता रहे हैं कि विफाक खास तौर पे मुश्किल में नजर आ रहा है, बड़ा अजीब सा बयान फवाद चौधरी साहब की जानिब से आया। वो कहते हैं कि जो केपी में बल्दियाती इंतखाबात हुए, ये ना देखें कि हमें शिकस्त हो गई, ये देखें हमने कितने साफ शफाफ इंतखाबात कराए। इससे तो दो बातें जाहिर होती हैं कि क्या साफ शफाफ इंतखाबात के बाद पीटीआई हार जाएगी या उनकी कारकर्दगी इसके ऊपर असरअंदाज हुई है? देखिए, ये तो वही सियासी बयान है। आप देखिए कि अभी आपने देखा कि हाल ही में जो इनका जो फॉरेन फंडिंग का आया, तो यहाँ पर सियासी हलकों में जो है काफी खुशी की लहर भी थी जो अपोजिशन में है, और दूसरी तरफ जो है यही साहब जो है मोहतरम या ये पार्टी के रहनुमा जो है कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ और ये सब चीजें क्लियर हो गई। केपीके के अंदर इन्होंने पिछले 5 साल भी हुकूमत की थी, ठीक है, और सूबाई हुकूमत भी की, बल्दियात के मामला भी इनके पास थे। अभी दोबारा इनकी कारकर्दगी के नताइज सामने आ गए, और उस नताइज को भी जो ये शफाफ कह रहे हैं, असल में ठीक है, अच्छी बात है, शफाफ होने चाहिए, हम ये नहीं कहते, मगर उसमें जो हार हुई इनकी, वो तो उस हार को भी ये एक तरह से अपनी जीत बनाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, कुछ इसी तरह की सूरत हाल है सर। इस वक्त जो जमात इस्लामी है उसने धरना दिया हुआ है, और जो मुहावरा है कि भैंस के आगे बीन बजाना, उन्होंने असल में जो भैंस है वो बांधी है सिंध असेंबली के बाहर। जबकि जो आगा सराज दुरानी है वो कहते हैं कि अगर आपने बांधनी है तो ये आप सिंध सेक्रेटरीट की तरफ बांधें, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ बिल पास होते हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो क्या वो लाचार हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते? तो मैं तो ये समझता हूँ कि एक भैंस की जरूरत नहीं है, कई भैंसों की जरूरत है, और बहुत सी जगहों पे ये भैंसें बांधनी पड़ेंगी, क्योंकि ये लगता तो यही है कि ये आइडिया बड़ा अच्छा है और उनको पसंद आया है। तो ना सिर्फ सेक्रेटरीट में बल्कि सीएम हाउस के पास के सामने भी बांधनी चाहिए। बात यह है कि सभी लोग ऐसे हैं, जब जो भी इक़्तिदार में होता है, चाहे अब जो बात कर रहे हैं या ये भी अगर इक़्तिदार में आ जाते हैं, तो फिर ये वो बीन बजाने वाली बात होती है। ये अपनी हुक्मरानी करते रहते हैं, मीडिया चीखता रहता है, टॉक शोज में बातें होती रहती हैं, बीनें बजती रहती हैं, एक बीन नहीं बजती। हर
फोरम पे बात हो रही होती है तो इनके कान पे जो है वो जूं नहीं रेंगती। तो बिल्कुल। ये तो एक तरीकेकार है पॉलिटिशियंस का, ये हमेशा से होता रहता है। जी सर, जहां मुहावरों का जिक्र निकला है तो एक और मुहावरा भी बड़ा मकबूल रहा है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। कुछ इसी तरह की सूरत हाल, अगर ये वाली सूरत हाल पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत के लिए है तो कुछ विफाकी हुकूमत के लिए भी कुछ नाच ना जाने आंगन टेढ़ा नहीं हो गया? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि मुहावरा भी बिल्कुल सही है। अब आप देखें, अब तो ये लगता है कि बुरे दिन आ गए। वो अब ये है कि जो इतनी अच्छी टीम बताई जा रही थी कि हमारे पास तो इतने लोगों की प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग की टीम है, उनका जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो इतना अच्छा ना निकला, उनको चेंज करना पड़ा। और ये बहुत सी वही बातें हैं कि वो बीन कौन बजाएगा और कौन क्या करेगा। तो यहाँ पर हालात वही हैं कि अब तो लगता है कि दिन गिनते हुए जा रहे हैं। अब 7 दिन होते हैं या 7 महीने होते हैं। अब देखते हैं कि कितने महीने जो है मजीद ये हुकूमत कायम रहती है। जो हुकूमतें जो है मुख्तलिफ सहारों पे टिकी हो, पिलर्स पे या अलाइज पे टिकी हो, चंद वोटों पे टिकी हो, और वो फिर असेंबली में कितना अरसा रहेगी और कितना अरसा उनकी जो है हुकूमत रहेगी ये तो अल्लाह जानता है। मगर जहाँ तक डिलीवरी करने की बात है उनको तो हुकूमत चलाने नहीं आई, लगता है नाकाम रहे। बिल्कुल। अच्छा सर, कहते ये भी है कि सर मुंडाते ओले पड़ गए। कुछ इसी तरह की सूरत हाल स्कूल खुलने के बाद हुई है कि इस वक्त जो है फौरन ये ओमिक्रॉन के केसेस सामने आ गए। अभी तो स्कूल खुले थे और इस वक्त जो सूरत हाल कोरोना की बनी है, कहा यह जा रहा है कि अगर यही सूरत हाल रही तो 2-3 रोज में फैसला कर लिया जाएगा कि स्कूल बंद भी किए जा सकते हैं। क्या इस तरह की सूरत हाल हो जाएगी सर? जी बिल्कुल, रिव्यू तो किया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से अभी ओमिक्रॉन का जो अभी केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं उस हिसाब से हुकूमत परेशान है। इस बात में मैं सिंध हुकूमत की थोड़ी सी तारीफ करूंगा कि उन्होंने अभी जो स्कूल खोले हैं उसको चंद महीने तो नहीं हुए कि सर मुंडाते ओले नहीं पड़े। माशाल्लाह ये है कि पिछले 5-5.5 महीने से ज्यादा अरसा हुआ तालीमी सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और स्कूलों ने जो है वो अपना मिड टर्म एग्जाम्स भी ले लिए और आगे सिलसिला बढ़ता हुआ और बल्कि मुकम्मल होता हुआ सेशन नजर आ रहा है। अब जहाँ तक सेकेंड ईयर और उनकी बात है तो ज़ाहिर लेट एग्जाम्स होने की वजह से उनका सेशन बिल्कुल अभी हाल ही में शुरू हुआ। और अब असल बात यह है कि सर्दियों की छुट्टियों से पहले बड़ा खतरा था। अब यह है कि कोशिश तो सिंध हुकूमत की ये कर रही है कि जिन स्मार्ट लॉकडाउन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे ब्लॉक 7 गुलशन इकबाल में किया है, अब वहां पर तो जाहिर है कि ये स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अब इस तरह से अगर ये चीज जिन जिन एरियाज के अंदर होगा तो स्मार्ट लॉकडाउन की जो स्ट्रेटेजी है वो होगी। जो ज़ेरे गौर है वो सिंध हुकूमत के वो ये है और जो कि हम उसकी तारीफ करेंगे। बिल्कुल यकीनन अगर कहीं पॉजिटिविटी का रेट बहुत ज्यादा है तो हमारी आवाम को भी चाहिए कि एक तो ये है कि उन्होंने बिल्कुल इसको भुला दिया, मास्क पहनना बंद कर दिया और बहुत ही उन्होंने जो है इजी लेना शुरू कर दिया क्योंकि ओमिक्रॉन जो है थोड़ा खामोशी से बहुत तेजी से फैलता है क्योंकि इसके अंदर ओमिक्रॉन के उसमें वेरिएंट के अंदर जो है वो जायका जाना, टेस्ट का जाना जो होता है, इस तरह की जो अलामात होती हैं वो बहुत कम मतलब दिखाई दे रही हैं क्योंकि ये नॉर्मल फ्लू की तरह होता है। थोड़ी सी गले में खारिश होती है जो कि इस सीजन भी है तो लोग इसको सीजनल समझते हैं। हालांकि इसके अंदर देखना चाहिए मास्क पहनना जरूरी है। फ्लू एक खुद इटसेल्फ वायरल बीमारी है। तो आवाम से मैं गुजारिश करूंगा आपके चैनल के तवज्जो से, जो कि आप हमेशा कोशिश करते हैं कि आप आवाम को ये अवेयरनेस दें, सेहतमंद माशरा पैदा होगा तो आवाम को चाहिए कि मास्क का इस्तेमाल करें। फ्लू जो है वो इटसेल्फ एक घर में आ जाए तो अपने घर में सिर्फ फ्लू से बचाने के लिए भी आपको मास्क पहनना चाहिए। तो इस तरह से करेंगे तो स्कूल तो इंशाल्लाह जो है बंद नहीं होंगे। अगर स्मार्ट लॉकडाउन हुआ जरूर बंद होंगे, उसमें हम लोग कोऑपरेट करेंगे गवर्नमेंट के। बिल्कुल सही। अभी जैसे कि इस वक्त सारी सूरत हाल बनी है, इसमें ये कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा शिद्दत का नहीं है, खुदा न खासा अमवात वगैरह जो है वो रिपोर्ट इस तरह से नहीं हुई जैसे कि कोरोना की सूरत हाल थी, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। सर इस वक्त एक और सिलसिला हम देख रहे हैं कि कैंटोनमेंट के अंदर जो मुख्तलिफ स्कूल खुले हुए थे और इस वक्त जो प्लॉट होने चाहिए थे, ख़ास कमर्शियल प्लॉट्स होने चाहिए थे जहाँ पर स्कूल कायम होते और वो जो है प्रॉपर तालीम का एक सिलसिला जारी रखते, इस वक्त काफ़ी डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है कैंटोनमेंट के एरियाज़ में, ख़ास तौर पे जहाँ स्कूल खुले हुए थे वहाँ पे तालीमी निज़ाम के सर क्या मामला चल रहे हैं? बिल्कुल
बिल्कुल, आपकी जो अभी थोड़ी देर पहले बात थी वही वाली बात है कि सबसे पहले तो आपने देखा कि 3-4 महीने पहले जो है यूनिसेफ ने जो है इस बात की दी थी कि जो 5 करोड़ बच्चा स्कूल जा रहा था पूरे पाकिस्तान का, उसमें से मजीद 2 करोड़ बच्चा जो है वापस लौटा नहीं स्कूल खुलते ही। तो ये पिछले 5 महीने गुजर गए, बड़ी मुश्किल से जाके वो तकरीबन कुछ बच्चे मजीद आना शुरू हुए, वरना वेट एंड सी वाली पॉलिसी थी कि खुदा ना खास्ता दोबारा स्कूल बंद ना हो जाएं, बच्चे घरों में ओवर एज हो गए। अब इस तरह से काफी स्कूल बंद भी हो गए। जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल थे 2,07,000 पूरे पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूल थे, जिसमें कंटोनमेंट के अंदर भी जो है वो 30,000 स्कूल्स मौजूद हैं। अब बात यह है कि 42 कंटोनमेंट है पूरे पाकिस्तान के अंदर जिनमें स्कूल्स हैं जो ऑपरेशनल, जिसमें रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं। वैसे तो 53 हैं, मगर वो ऑपरेशनल। अच्छा सर, अख्तर साहब एक काम करते हैं, यहीं से शुरू करेंगे कि कितने स्कूल हैं और क्या मामला हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि कैंटोनमेंट एरियाज में इस वक्त जो स्कूल खुले हुए हैं और वहाँ पर जो प्लॉट्स के मामला थे जिसकी वजह से इस वक्त कमर्शियल में उनको जाना है और दीगर मामला थे, इस पर हम बात करें। माहिर तालीम अख्तर आराई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अख्तर साहब, कुछ फरमा रहे थे आपके इन प्लॉट्स के हवाले से क्या मामला हो सकते हैं, स्कूलों के हवाले से क्या होगा? देखिए, मैं बिल्कुल ये कह रहा था कि हमारे जो बच्चे हैं काफी आउट ऑफ स्कूल हो चुके थे कोविड की वजह से। अब उसके बाद जब अब स्कूल खोले हैं तो बच्चे लौटना शुरू हुए हैं। 2,07,000 बच्चे स्कूल हमारे एग्जिस्ट करते हैं प्राइवेट पूरे पाकिस्तान में, जिसमें तकरीबन 30,000 स्कूल जो हैं वो कंटोनमेंट एरियाज के अंदर हैं, जो कि 42 कंटोनमेंट एरिया रेजिडेंशियल है। जैसे आप एक कराची की मिसाल ले लें, जो कि कराची की आवाम बहुत समझती है कि यहाँ पर तकरीबन 5 कंटोनमेंट एरियाज हैं बहुत बड़े। तकरीबन देखा जाए कराची की आधी आबादी जो है वो कंटोनमेंट एरियाज में है, या कंटोनमेंट कंट्रोल्ड एरियाज कह सकते हैं। कुछ कंटोनमेंट के ऑपरेशनल एरियाज होते हैं और कुछ उनके रेजिडेंशियल एरिया जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी ही लोकल बॉडी होती है। अच्छा, वहां पर स्कूल्स को बंद करने का जो सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पहले एक ऑर्डर किया था, अब उसकी वजह पर जो कंटोनमेंट बोर्ड जो है लेटर डालते रहे, जिसकी 31 दिसंबर जो है लास्ट डेट थी, जो उसके बाद स्कूल वहां बंद कर दिए जाएं। अब देखिए, आर्टिकल 25A के होते हुए, और आपको पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर तालीम जो है वो बच्चों का बुनियादी हक है। हर पाकिस्तानी बच्चा 5 साल से लेके 16 साल तक का बच्चा है, उसका यानी फंडामेंटल राइट है। ठीक है, सेहत फंडामेंटल राइट नहीं है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, मगर सेहत के लिए ज्यादा फिक्रमंदी है। अब तालीमी इदारे अगर ये 30,000 स्कूल बंद कर दिए जाएं इन तमाम कंटोनमेंट एरिया से, तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? वो बच्चे तो ये नारा लगाते हुए नजर आते हैं कि जी कंटोनमेंट से दूर, घर से दूर स्कूल ना मंजूर। अब वो जाहिर है वो यही चाहते हैं कि हम अगर कंटोनमेंट से निकल के दूर जाएंगे और तमाम स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। दूसरा फकदान ये है कि यानी कि 1000 घर के ऊपर जो है कम से कम 2 से 3 स्कूल्स की इम्यूनिटी प्लॉट छोड़ने चाहिए। अब टाउन प्लानिंग ऐसी है कि आपने जरा नजर दौड़ाई होगी कि जब कंटोनमेंट एरिया के करीब से गुजरें या अंदर से जाएं तो धड़ाधड़ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स तो बन रही हैं, जो कि बहुत डबल महंगे दामों में बेची जाती हैं, मगर वहाँ स्कूलों के नामो निशान नहीं है, वहाँ प्लॉट्स नहीं है। 35 साल पहले से जो है यहाँ स्कूलों के प्लॉट तो बिल्कुल खत्म किए जा रहे हैं या अब अवेलेबल ही नहीं है, बल्कि पार्क्स जो हैं वो पार्क्स भी अवेलेबल नहीं है। अब ये है कि बच्चे कहाँ जाएं? अब बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, कैसे पढ़ेंगे जब इम्यूनिटी प्लॉट नहीं होंगे? तो प्राइवेट स्कूल बंगलों में खुले हुए हैं, लोग अपनी मदद आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अब आप उनको पढ़ने भी नहीं देना चाहते, तो ये अपील दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। रिव्यू पिटीशन कल जो है वो होगी, उसमें हमें उम्मीद है कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और तमाम कंटोनमेंट्स के जो अथॉरिटीज हैं उनसे रिक्वेस्ट की गई है चीफ जस्टिस साहब से कि आप 2 साल का कम से कम मजीद टाइम दें प्राइवेट स्कूलों को और वहां पर इम्यूनिटी प्लॉट्स अरेंज करके दें, ताकि जैसे DHA के अंदर ये हुआ था कराची में कि इम्यूनिटी प्लॉट अरेंज करके दिए गए थे एजुकेशनल जोन बनाकर, और फिर जो है वहां पर जो है वो बेंगलोर से स्कूल बंद कर दिए गए थे। इसी मॉडल पर इम्यूनिटी प्लॉट्स कंटोनमेंट एरियाज में प्रोवाइड किए जाएं ताकि जो है वो स्कूल्स वहां शिफ्ट हो जाएं। तालीमी सिलसिला मुतासिर न हो। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया माहिर तालीम अख्तर आराई साहब, आपने हमारे साथ इतनी अच्छी मालूमात जो हैं वो शेयर की। इस वक्त ये बताते चलें कि जो कैंटोनमेंट एरियाज़ हैं वहाँ पर मौजूद स्कूल्स जो कि प्राइवेट घरों के अंदर मौजूद हैं, कहा यह जा रहा है कि कमर्शियल वो नहीं है, इस वजह से उन स्कूलों को ख़त्म किया जा सकता है और उनको ख़त्म करना है। लेकिन अगर इस तरह से स्कूल्स ख़त्म
ख़त्म होते हैं या शिफ्ट किए जाते हैं तो एक बड़ी तादाद में ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को वहाँ पर एडमिशन कराया हुआ है और बड़ी और भारी फीसें और एडमिशन फीसेस उनकी वहाँ पर पहले से दी हुई हैं। इस वजह से एक बहरानी कैफियत सी नज़र आती है कि अगर कैंटोनमेंट एरिया से इतनी बड़ी तादाद में बच्चे निकलते हैं या स्कूल बंद होते हैं तो उसके बाद उन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे, किस तरह से वो जो तालीमी बोर्ड के मामलात होंगे उसको वो लेकर चल सकते हैं। ये सारे मामलात एक परेशान कुन ज़रूर हो सकते हैं। बल्दियाती निज़ाम के हवाले से भी हम बात कर रहे थे कि बल्दियाती निज़ाम के हवाले से जहाँ जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है वहाँ पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से जो इनकी तलबा तंजीम है APMSO उनकी जानिब से हसन स्क्वायर पे कल एक एहतजाज किया गया था और इस एहतजाज में भी काला कानून नामंजूर के नारे लगाए गए थे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा हैं खालिद शेख साहब। खालिद साहब, क्या कहेंगे कि इस वक्त जो सारी सूरत हाल है इसके अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट क्या स्टैंड करती है, कहाँ खड़ी है और क्या मुतालबात उसके सामने आए हैं? असल में जो सिंध गवर्नमेंट ने ये 2013 का बल्दियाती कानून है उसको अमेंड किया है तो पूरे सिंध के अवाम और ताजिर तंजीमें और तमाम सियासी जमातों ने उसे यकसर मुस्तरद कर दिया जी। क्योंकि आम आदमी की जो रोजमर्रा की जरूरियात होती हैं वो बल्दियाती सिस्टम के जरिए हल होती। पानी का मसला है, सीरीज का मसला है, कचरे का मसला है, टाउन प्लानिंग का मसला है, हेल्थ का मसला है, ट्रांसपोर्ट का मसला है, रोडों का मसला है। और ये जो बल्दियाती कानून उन्होंने नाफिज करने की कोशिश कर रही पीपल्स पार्टी, ये इनमें से किसी भी चीज को जो है वो आम आवाम तक नहीं पहुंचाएगी। जी जी। अच्छा सर, जी शेख खालिद सुल्तान साहब ये भी फरमाइएगा कि इस वक्त जो है जमात इस्लामी या आप या दीगर सियासी जमातें जो हैं वो अगेंस्ट खड़ी हुई हैं और एक तरफ पीपल्स पार्टी खड़ी हुई है, अदालतों में आप ये ले जा चुके हैं, जमात इस्लामी ले जा चुके हैं, विफाक ने कह दिया, तो सर इसका कुछ असर पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा इंशाल्लाह। और अब तो हमने तय कर लिया ना, जब तक ये काला कानून मुस्तरद नहीं होगा हमारे एहतजाज जारी रहेगा। ये नहीं है कि अलामती हम बात कर रहे हैं, अब ये डू और डाई वाला मसला बन गया है। ये असल में हमारी सियासी जमात का मसला नहीं है, कम्युनिटी का मसला, ये आम आदमी का मसला है, आम आवाम का मसला है, जिसको अगर इसको हमने इसी तरह कबूल कर लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने अवाम के ऊपर जो है वो एक और स्याह कानून को मुसलत कर दिया। और फिर अगला जो 4 साल का दौर होगा इस बल्दियात की उसका सिस्टम का, तो वो फिर हमारे अवाम, कराची के अवाम जो पूरे पाकिस्तान में 75% और इनका 97% टैक्स देते हैं, वो फिर उसी मुसीबत में मुब्तला रहेंगे, उसे तकलीफ में रहेंगे, उसी तरह पानी के लिए तरसते रहेंगे, उसी तरह टूटी हुई रोडें जो आप ये आज छोटी सी बारिश हुई है तो 4-5 mm कराची बारिश है, आप जाएंगे कराची की हालत तो देखें, या तो पानी जमा है या फिर कीचड़ है, इसके अलावा कोई जो है वो आपको मंजर नजर नहीं आएगा। जबकि तो, अभी ज्यादा बारिश हुई नहीं है शेख साहब, अभी तो बारिश का भी सिलसिला शुरू हुआ है। 4-5 मिलीमीटर बारिश हुई है जी। अगर ये 60-70 मिलीमीटर जो पेशन गोई है बारिश हो गई लगातार 4 दिन, तो पूरी दुनिया में तो 100-150 मिलीमीटर बारिश आम बारिश होती है। और वो वहाँ पे आप कहीं चले जाए पानी खड़ा नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती, कोई हो जाता होगा बहुत एक्स्ट्रा 200-300 मिलीमीटर या 2 बारिश हो जाती है, वहाँ प्रॉब्लम आती है। लेकिन यहाँ तो जो शहर पूरे मुल्क को चला रहा है, पाल रहा है, उसकी ये हालत है कि आप 4-5 mm बारिश में जो है वो आप रोड पे नहीं चल सकते। ठीक है। अच्छा सर, मैनहोल खुले पड़े, मैं बुरी बात बताऊं, मैनहोल आप देखिए पूरे शहर के, अगर आप खाली गुरु मंदिर का चौक पे चले जाए, चारों तरफ के मैनहोल देखने, कोई रोड से 1 फीट ऊंचा है, कोई 1.5 फीट ऊंचा है, किसी का ढक्कन नहीं है, कोई टूटा हुआ है, लोगों ने उसके अंदर लकड़ियां खड़ी की हुई है, दरख्त के पत्ते लगाए हुए ताकि लोग कोई उसमें गाड़ियां न गिर जाए, लोग उस पर गिर न जाए। ये शहर की सूरत हाल है। और पीपल्स पार्टी जो है वो हर दर्मी अपनी बदनीयती यूएसए शहर के ऊपर वो और सिंध के ऊपर पूरे ऐसा काला कानून मुसरत करना चाहती है कि फिर अगले 5 साल या 4 साल जो है वो सिंध के और खासतौर पर कराची के अवाम जो है वो मुसलसल तकलीफ में और इब्तिला में मुब्तला है। ठीक है। अच्छा सर, जमात इस्लामी तो इस वक्त मौजूद है, बारिशें हो रही हैं, सारे मामला आते हैं, बल्कि हाफिज नईमुर रहमान साहब तो कहते हैं आंधी आए तूफान आए हमने धरना दे के रखना है। तो क्या MQM भी कोई धरना देने जा रही है कहीं पे?
देखिए एमक्यूएम मुसलसल छोटे छोटे मुजाहिरा के असल में अभी एमक्यूएम तो इस वजह से थोड़ा सा आपको स्लो शायद कहीं नजर आ रही होगी जी कि हमने अभी एपीसी जो की थी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, उसमें दीगर साथी जमातों की स्टीयरिंग कमेटी बनी थी ताकि आइंदा की लाएहमल जी तय करें, जिसमें पीटीआई थी, जीडीए थी और एएनपी थी और बहुत सारी सियासी जी। जमातें, काफ लीग थी, नून लीग थी, तो ये पीटीआई थी, ये सब लोग इसमें शामिल थे और उसमें कि एक हमारा मुश्तरका मुसलसल मुशावरत चल रही है जो ये तय कर रही है कि किस नौ का जो है वो हिकमती अमली इख्तियार की जाए कि हम जब निकले तो उसके बाद फिर ये सिंध हुकूमत या तो कानून वापस ले या फिर जो है वो अपने घरों को वापस चली जाए। ठीक। अच्छा तो सर, लेकिन एमक्यूएम को हमने कभी नहीं देखा कि वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ मिलकर कोई स्ट्रेटजी तय करें। एमक्यूएम तो हमेशा से अकेले और तने तना फैसले करती थी सर। देखिए सियासी कल्चर का जो तरीका है वो तो यही था कि हमने, क्योंकि ये खाली एमक्यूएम के वोटर सपोर्टर्स का मसला नहीं है, ये पूरे सिंध के अवाम का मसला है। एमक्यूएम तो मोस्टली नुमाइंदा जमात है सिंध के शहरी इलाकों की और हमेशा यहाँ से जीती आई, लेकिन हमें अब फिक्र है सिंध के दही इलाकों की भी, छोटे शहरों की भी। तो वहाँ की जो नुमाइंदा जमात है जीडीए है, जमात उलमा इस्लाम है और दीगर जो जमातें हैं, पीटीआई है, वो भी हमारे और फंक्शनल वगैरह है, ये सब ऑन बोर्ड। हम चाहते हैं हमने सबको जब एतमाद में सबको बुलाया तो हमने सिर्फ नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन के लिए नहीं बुलाया था। ठीक है। हम बहुत संजीदा इस मामले, हम चाहते हैं सब इसको साथ लेके चले ताकि ये जो पीपल्स पार्टी मुसलसल 13 साल से लूट खसूट का बाजार गर्म किया हुआ है और करप्शन की इंतहा पे पहुंची है और एक पैसे का भी काम करने पर राजी नहीं है, मजबूर कर दिया जाए सब बिल के उठे, क्योंकि इससे सिर्फ सियासी फायदा हासिल करना मकसूद नहीं है। ठीक है सर। आवाम को रिलीफ आवाम को बिल्कुल आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। सर मजीद आपसे भी हम बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे बल्दियाती निज़ाम के हवाले से, जहां पर मुख्तलिफ तहरीकें चल रही हैं और इस वक्त एमक्यूएम की जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ स्टीयरिंग कमेटी के ज़रिए वो दबाव बढ़ाना चाहती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर। तो ये किस कदर असरअंदाज हो सकता है और कारआमद होगा, इस पर हम बात करें। हमारे साथ मौजूद है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जनाब शेख खालिद सुल्तान साहब। शेख साहब, ये फरमाएगा कि आपने फरमाया था कि आप तमाम जमातें मिलकर एक स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं ताकि आप दबाव बढ़ा सकें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे। तो सर किस कदर मौसर ये हरबा साबित हो सकता है? मैंने आपसे अर्ज किया ना कि तय कर लिया है, एक बात तो उसूली सब ने तय कर ली है कि जो आज जमाती कॉन्फ्रेंस हुई थी, पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तकरीबन जमात इस्लामी के अलावा तमाम सियासी जमातों ने हिस्सा लिया था, यकसर मुस्तरद कर दिया था। ठीक है। इसको, इस एक्ट को 2013 के एक्ट और उसकी तमाम तरमीम समेत उसको यकसर मुस्तरद कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि हम इसकी किसी भी शिक को जब तक तमाम कंसेंसस से, तमाम सियासी कंसेंसस से नया बल्दियाती एक्ट नहीं बनाएगा हम उसको कबूल नहीं करेंगे। ठीक है। तो इसको तो कबूल करने का सवाल नहीं, ये बात तय हो गई। तो इस सिलसिले में जो भी, एक तो कोर्ट में जा रही है, हर सियासी जमात जा रही है, हम भी जा रहे हैं कोर्ट में, बिल्कुल उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो ये हल्का बंदियां, मैं आपको बताऊं, ये हल्का बंदियों में भी एक बड़ा कब्जा करने जा रही है पार्टी, उसको भी हम मुस्तरद करते हैं, उसको भी हम जो है वो चैलेंज करेंगे कोर्ट्स में। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं ले जाएगा या इसमें तमाम सियासी जमातों की तशफ़ी नहीं हो जाती कि हाँ ये अब इस काबिल हो गया है कि ये आवाम को सर्व कर सके, उस वक्त तक हम अपनी ये जिद्दोजहद जारी रखेंगे और यकीनन हम समझते हैं कि हम इसमें कामयाब होंगे। ऐसे सर, तो आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह ये मामला तवालत इख्तियार कर गए तो फिर तो इंतखाबात भी डिले हो जाएंगे सर? देखिए अभी तो वोटर लिस्ट का काम चल रहा है जी, अभी वो 3 महीने का काम बाकी है, फिर ये जो हल्का बंदियों का शेड्यूल अभी 3-4 महीने का है जी। लेकिन बात यह कि इलेक्शन होते हैं जी और उससे आवाम को कुछ फायदा होने के उल्टा नुकसान होता है, तो ऐसे इलेक्शन का क्या फायदा? सही है, इलेक्शन हो तो ऐसे उसका कुछ आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। आम आदमी जो बहुत परेशान है, बहुत सारी वजूहत है इसकी वजह से परेशान है, लेकिन एक सबसे बड़ी है कि पानी पैसा दे रहा है, बिल आ रहा है, पानी नहीं है जी। उसके घर के आगे सीवेज का जो है वो पानी बह रहा है, रोड टूटे हुए हैं, बसें मौजूद नहीं है, तो
हॉस्पिटल में जाए दवाई नहीं मिल रही है, स्कूल में जो है वो स्कूल बंद हो रहा है। पीपल्स पार्टी की ये वाहिद हुकूमत है पूरी दुनिया में, स्कूल खोले जा रहे हैं और ये स्कूल बंद कर रही है। सही, ठीक है। अच्छा सर, इस तमाम सूरत हाल में आप विफाक का हिस्सा हैं, तो विफाकी हुकूमत की तरफ से आप कोई ऐसे काम क्यों नहीं कर सकते, या विफाकी हुकूमत क्यों नहीं कर सकती कराची के लिए कि यहाँ के लोगों को रिलीफ मिले? देखिए 18वीं तरमीम के बाद विफाक के हाथ में कुछ बचा ही नहीं। जी सर। 80% से ज्यादा इख्तियार सूबाई हुकूमत के पास आ गए, और जब 18वीं तरमीम मंजूर की गई थी उसके साथ साथ 140 है, यानी कि बल्दियाती इदारों को इख्तियार देने का एक कानून भी साथ साथ पास हुआ था। ठीक है सर। सिंध की तमाम सियासी जो हुकूमतें हैं तमाम सूबों की, उन्होंने तो उसको इख्तियार दिए नीचे सतह तक, तहसील की सतह, उसके बल्कि यूसी और उससे भी नीचे सतह तक, देह की सतह तक जाके, सुबह सरहद में हुआ, पंजाब में हुआ, बलूचिस्तान में हुआ। लेकिन सिंध की हुकूमत तमाम इख्तियार से 1400 अरब रुपया, तकरीबन 1250 अरब रुपया विफाक दे रहा है NFC के तहत, और 250 अरब रुपया यहाँ से कराची से, सिर्फ कराची से जो टैक्स जा रहा है सिंध गवर्नमेंट को, जो पूरे सिंध की रेवेन्यू का 97% है, वो ये सब मिला के तकरीबन 1400 अरब रुपया कहाँ जा रहा है, कोई पूछने वाला? बिल्कुल सर, ये सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस पे मालूमात होनी चाहिए कि कहाँ जा रहा है, कहाँ इसका ऑडिट होना चाहिए। लेकिन सर एक बात और ये है कि एक आम आदमी के जो मसाइल हैं जिसकी वजह से वो परेशान है, उस पर ज़्यादा बात नहीं हो रही, और उसके मसाइल को हल नहीं किया जा रहा, सिर्फ मुख्तलिफ सियासी जमातें आपस में बहस व मुबाहिसे में मसरूफ नजर आती हैं। तो सर आम आदमी का मसला कब हल होगा? देखिए ये तो हुकूमत से पूछा जाए ना। तो सर इसकी जिम्मेदार क्या विफाकी हुकूमत है, सूबाई है, कौन होगा? आपके अख्तियार हमसे पूछा जाए जी। अभी तो सिंध हुकूमत के बाद तमाम अख्तियार है, 28 तरमीम के बाद विफाक से ज्यादा अख्तियार क्या होते हैं। ठीक है, आपने बात की विफाक क्या करे। देखिए जो मंसूबे सिंध हुकूमत ने शुरू करने थे, जैसे K4 का मंसूबा जो कराची को तकरीबन 800 MGD पानी 3 फेजेज में यहाँ पे इजाफा करना था पानी का, तो उसका जो हमने शुरू किया था 2007 में, उस वक्त उसकी लागत तकरीबन 24 अरब रुपए थी, अब बढ़ के 150 अरब हो चुकी है, और उसने सिंध गवर्नमेंट ने उसमें 12 अरब रुपया खर्च किया सिर्फ फाइलिंग में, लेतोलाल में, मंसूबे बदलने में, बार बार उसके रास्ते बदलने में, और 1% काम है। अब हमने विफाक से जब बात की तो विफाक ने उसके लिए फंड रखे और काम शुरू हुआ। फिर इसी तरह ये जो अपना ग्रीन लाइन है, ये इनकी विफाक की इनकी 50-50% जिम्मेदारी थी। सही है, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने एक बस भी लाके नहीं दी। फिर आखिर ये भी हमने विफाक से मंजूर करा के जो 80 बसें आई हैं, ये भी हमने विफाक से जो है मंजूर करा के, तो जो भी कराची के मेगा प्रोजेक्ट्स है, ये नाले थे, आप देखें कराची के 3 बड़े नाले, आप अंदाजा लगाइए आपके शहर के साथ हो क्या रहा है। और पाकिस्तान के अवाम भी सुने, और सिंध के अवाम, गरीब अवाम भी सुने, इलाकों के लोग भी सुने, और शहर कराची के लोग भी सुने। 3 नाले थे जिसपे कब्जा हो गया था, और जिनकी चौक होने की वजह से थोड़ी सी बारिश भी वजह से पूरा शहर डूबने लगता था। उनको काम किसकी जिम्मेदारी थी? सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी थी। वो भी 6 अरब रुपये विफाक ने फराम किए हैं। ये तो कुछ करने सिवाय लूटने, खसूटने, बेईमानी करने, नौकरियां बेचने और कराची के वसाइल लूटने, कराची को सोने की चिड़िया। ठीक है सर, बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि ये लूट मार का बाजार सर गर्म कर रखा है। तो ऐसे में सर अगर 13 साल इस वक्त हो चुके हैं, 2 साल और गुजारती है, 15 साल, 5 साल की मजीद हुकूमत मिल जाती है, तो सर कोई एडहॉक सिस्टम, कोई ऐसी चीज़ कि अगर किसी सूबे में तरक्की नहीं हो पा रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो क्या विफाक कुछ भी नहीं कर सकता सर? विफाक कर सकते हैं। 149 आइन का एक दफा है, 149 उसके तहत वो इंटरवीन कर सकता है। लेकिन जो असल में एक जमहूरी रिवायत होती है, और ये बीच में विफाक ने जो है, तो ये सिम कार्ड खेलने की बात करने लगते हैं। जैसे ही सिंध विफाकी हुकूमत कोई ऐसी बात करती है कि भाई आप क्यों नहीं यहाँ पे डिलीवर कर रहे, क्यों नहीं आवाम को सहूलतें फराहम कर रहे, तो वो ये सिम कार्ड खेलने लगते हैं। जैसे वज़ीर साहब बात हो रही थी बल्दियाती कानून की, और वो वहां पे उन्होंने सिम कार्ड खेलना शुरू करे। सामने खड़े होकर पाकिस्तान के इनडायरेक्टली उन्होंने ये करना शुरू कर दिया कि अगर हम कुछ और सोचेंगे ऐसे मतलब पाकिस्तान छोड़ नहीं सोचेंगे। ठीक, अच्छा सर, इसके आप खा रहे हैं, पाकिस्तान को लूट के खा रहे हैं, और अगर आपको कोई रोक रहा है, टोक रहा है और कह रहा है कि आप सही हो जाएं और लोगों को डिलीवर करें, तो आप पाकिस्तान के खिलाफ बात करने लग जाएंगे। ठीक, अच्छा सर, इसकी वजह ये तो नहीं कि इस वक्त जो वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी इतनी ज्यादा मायूस कुन है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत उसके पीछे बड़े आराम से छुप सकती है?
असल में देखिए विफाक का अपने मसाइल है, वो भी वो उस तरह ईमानदारी की बात तो है, जिस तरह डिलीवर करना चाहिए उस तरह डिलीवर नहीं कर पा रही है। अब हम उसको भी कह रहे हैं, विफाक की हुकूमत से भी कह रहे हैं कि भाई आवाम सबसे अहम है, मुल्क किस लिए होता है? आवाम के लिए होता है। अगर आप आवाम को सब नहीं कर पा रहे हैं तो हम उनसे भी बार बार ये सदा करते हैं कि भाई हमसे मुशावरत कर रहे हैं, हमारा 40 साल तजर्बा है, हम अवामी जमात हैं, अवाम के बीच में रहते हैं, हमारे नुमाइंदे हर वक्त हमारे MNA MPs हमारे जब चेयरमैन UC चेयरमैन वाइस चेयरमैन थे, कौंसल थे, अभी नहीं है तब भी हमारे लोग अवेलेबल है आपके हमारे नुमाइंदे, तो हम आवाम की नफ्स पे हाथ रखे हुए हैं। हमें पता है कि आवाम को जब तक आप रिलीफ नहीं देंगे आवाम कैसे सर। लेकिन इसमें ऐसा लगता है कि बार बार चाहे वो वजीर खजाना हो यानी शौकत तरीन साहब हो या दीगर तर्जुमान हो या खुद इमरान खान साहब हो, वो ये कहते हैं कि इस वक्त सबसे सस्ता तरीन मुल्क है। तो सर ये सस्ता तरीन जो है ये हुक्मरानों के लिए और आवाम के लिए तो महंगा तरीन मुल्क हो चुका है। असल में बस वो है ना कि जिसके पेट भरे हुए हैं उसके लिए तो सस्ता है। हम जैसे लोग जो सुबह कमाते हैं, सुबह निकलते हैं, पसीना बहाते हैं और शाम को अपने घर आते हैं और हम जब देखते हैं कि हमारे बच्चों का पेट नहीं भर रहा, हम बिल अदा नहीं कर सकते, हमारे घर में गैस नहीं आ रही है, हमारे पास अस्पतालों में जाने के लिए पैसे नहीं है, तो वो तो हम ही को मालूम है, जिसकी जेब भरी हुई है उसको तो ये एहसास ही नहीं है। वो तो ये कहते हैं जो रोटी मांगो तो कह देते हैं भाई केक खा लो, केक खा लो। बिल्कुल सर, ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। शेख खालिद सुल्तान साहब, मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है। जाते आते बस इतनी सी बात कि चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या PTI की हुकूमत हो, अगर आपस में एक दूसरे पर आप मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद करते रहेंगे या मुख्तलिफ सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद करते रहेंगी, उससे आवाम का कोई भला नहीं हो सकता। आवाम के भले के लिए आप आवाम के उन मसाइल को हल कीजिए जिसकी वजह से आवाम कर्ब में मुब्तला है। इसके साथ ही प्रोग्राम दो टोक से वक़ारुल हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।